रुपेश जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के बन के आप यहाँ पधारे हैं और अभी हालिया असेंबली चुनाव में कांग्रेस की जिन 3 राज्यों में विजय हुई उसमें सबसे उजली विजय दर्ज कराने के लिए पहले तो आप हमारी शुभकामनाएं और हमारा सकारात्मक स्वीकार। जी नमस्कार, धन्यवाद। और बहुत बहुत आपको बधाई। सबसे पहली चीज़ जिसके लिए व्यक्तिशः और पत्रकार बिरादरी की तरफ से हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपने पद संभालते ही पत्रकारिता सुरक्षा कानून ला करके मीडिया को एक तरह से ये हरी झंडी दे दी कि हम खुलकर लिख सकते हैं, बोल सकते हैं और यदा कदा असहमति का भी अधिकार हमारे पास होगा। तो आपके क्या स्वप्न हैं और आप किस दिशा में राज्य को ले जाना चाहते हैं? छत्तीसगढ़ शुरू से कांग्रेस का गढ़ रहा है। गांधी जी का, नेहरू जी का, विशेषकर इंदिरा जी का बहुत प्रभाव छत्तीसगढ़ में रहा है। और राजीव जी, सोनिया जी तो वहाँ आदिवासी अंचल में अबोज मार्ग में जाके वो आदिवासियों के घर में वहाँ रुके भी हैं, उनके साथ भोजन भी किए हैं। तो एक गहरा लगाव नेहरू गांधी परिवार के साथ छत्तीसगढ़ का रहा है। बीच में मध्य प्रदेश में जब हम लोग थे तो कई बार ऐसा अवसर आया कि छत्तीसगढ़ के कारण से मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनती थी। इतना गहरा प्रभाव, ये सही है। तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस कभी कमज़ोर नहीं रहा। हम अपनी गलतियों के कारण से, कुछ लोगों के कारण से कांग्रेस वहाँ पिछड़ती रही है। जो कारण थे उनको हमने जैसे दूर किया, हम छत्तीसगढ़ में 3/4 बहुमत से आए। ये तो वो कारण क्या थे? कारण थे, आपने कहा कि जिनको आपने दूर किया और वो कैसे दूर हुए कि कांग्रेस की फिर वापसी हुई? मैं नाम यदि आप पूछेंगे तो मैं बताना चाहूँगा। अजीत जोगी जी को नेतृत्व दिया गया था 2000 से 2003 के बीच में, और उसके कारण से 2003 में भी हारे, 8 में भी हारे और 13 में हारे। उनके नेतृत्व में बड़ी गड़बड़ियाँ, उसके कारण से गड़बड़ियाँ हुई और जैसे वो पार्टी छोड़ के गए कांग्रेस की वापसी हुई। फिर इस बीच में इन 5 वर्षों में खूब हम लोगों ने संघर्ष किया। गरीबों को राशन कार्ड कटना शुरू किए भारतीय जनता पार्टी सरकार ने, खासकर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद गरीबों को राशन कार्ड कटना शुरू हुआ। फिर फैसला लिया गया कि केवल 10 क्विंटल धान खरीदी करेंगे, उसका भी हम लोगों ने विरोध किया। तो वैसे अनेक जिन महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ, छोटे से नसबंदी के ऑपरेशन में 13 महिलाओं की मौत हो जाना, वो लड़ाइयाँ हमने लड़ी और वो सारे संघर्ष कांग्रेस के लोगों के द्वारा किया गया, जिसका लाभ ये हुआ कि आम जनता से जुड़ गया। और ये जो लड़ाई है वो भ्रष्ट सरकार बनाम आम जनता हो गया। ये जनता ने अपने हाथ में लड़ाई ले ली। जी। इसके कारण से जबरदस्त सफलता मिली। लेकिन हर लड़ाई का एक मूल निमित्त होता है, एक व्यक्ति उभरता है और वो व्यक्ति सीने पर वार झेलता है। आपने भी वार झेले, तो अपने संघर्ष के जो आपकी क्रियाओं की प्रतिक्रिया आपको देखने को मिली, कुछ उसके बारे में बताएं। देखिए, एक तरफ कांग्रेस के राहुल जी ने मुझे वहाँ का संगठन का प्रमुख बनाया और प्रमुख बन के सब लोगों को एकत्रित हम लोगों ने किया। सामूहिक नेतृत्व हम लोग चलते रहे। कोई भी निर्णय लेने से पहले सबसे पूछते थे, रायशुमारी करके कोई फैसला लेते थे और फैसला लेने के बाद फिर उसको मैदान में जुड़ जाते थे। और ये सीखा हमने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल जी से। राहुल जी ने इस मामले में आप लोगों को बहुत हर दिया। और देखिए, राहुल जी का भावनात्मक लगाव छत्तीसगढ़ के साथ रहा। अच्छा। झीरम घाटी में जो हमारे नेता शहीद हुए, जिसमें नंद कुमार पटेल, ये पूरे 11 लगभग, उसमें सारे नेता, विद्याचरण जी, आपका जो पहली खेप के नेता थे, जी, वो प्रथम पंक्ति के सारे नेता नेता और उनके साथ नंद कुमार पटेल जी के साथ बड़ा उनका गहरा संबंध रहा है। तो छत्तीसगढ़ की कोई भी बात हो उसको बहुत गहराई से महसूस करते थे, उसमें इन्वॉल्व भी होते थे। तो ये जो जीत हुई है उसमें मैं समझता हूँ यदि किसी एक व्यक्ति की श्रेय जाता है तो उसमें राहुल जी।
नहीं, लेकिन ये 15 साल तक भारतीय जनता पार्टी रही है और भारतीय जनता पार्टी का ऐसा लगता है, अब देखें उनके जो कार्यकाल रहा तो उसमें वो गरीबों के प्रति उनका खास तौर से एक बड़ा विरोधी पक्ष रहा। उसके बावजूद ये कैसे चलते रहे और क्या क्या आपके एक्सपीरियंस क्या रहा भारतीय जनता पार्टी? भारतीय जनता पार्टी शुरू से ये रहा कि ये व्यापारियों की पार्टी है, अच्छा, जो छत्तीसगढ़ में था। लेकिन उन्होंने क्या किया कि गरीबों को प्रभावित करने के लिए चावल बांटना शुरू किया। हम लोगों ने कहा कि किसान आंदोलन किए तो हमारे जो योजना है उसको हाईजैक कर लेते थे और उसको अपना बताना शुरू कर देते थे। तो इस कारण से वो जी उनका एक चीज़ बड़ी साफ उन दिनों दिखाई देती थी कि पुलिस का खुल करके सत्ता के पक्ष में इस्तेमाल किया जाता था और कई बार मासूम लोगों के खिलाफ इस्तेमाल होता था और बहाना और तर्क ये दिया जाता था कि यहाँ पर आतंकवादी छिपे हुए हैं, नक्सली छिपे हुए हैं। इसके बारे में आप कुछ बताएं। वहाँ हम लोगों ने देखा कि 12 साल के बच्चे को नक्सली बता के, दुर्दांत नक्सली बता के उनकी हत्या कर दी। हम लोगों ने विरोध किया और उसके परिवार को लेके देवती कर्मा, जो महंत कर्मा की विधवा है जो शहीद हुए हैं, वो लेके मेरे पास आई कि ये तो अपने परिवार में जो गमी हुआ था उसका निमंत्रण देने अपनी बुआ के यहाँ पहुँचा था। 8वीं कक्षा विद्यार्थी है और चूँकि रात रुक गया और वहाँ उसको गोली मार दिया और कह दिया कि नक्सली मेरे पास लाए। फिर उसको अपहरण का केस बना दिया। उस दिन वो इत्तेफाक से हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस के सामने खड़ी हुई थी। अच्छा, तो उन्होंने कहा मैं अपहरण का, इनको तो मैं लेकर आपके पास आएंगी। तब जाके उसकी माँ के खिलाफ अपहरण का केस है? नहीं, देवती कर्मा जो हमारी पार्टी के विधायक थी। अच्छा अच्छा, उस पर केस, मतलब उस तत्कालीन सरकार उस पर अपहरण का केस दर्ज हुआ है, आज भी दर्ज है। आपने कुछ जो तुरंत कदम उठाए हैं बहुत जी, सराहनीय, तुरंत उसमें पुलिस और सशस्त्र बलों के बारे में कुछ आपने किया है। उसमें देखिए कि एक तरफ आदिवासियों के साथ शोषण हुआ है, महिलाओं के साथ दुराचार हुआ है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को किसी को 302 में फंसा रहे हैं, किसी को NSA लगा रहे हैं, किसी को रासुका लगा रहे हैं, तमाम प्रकार की धाराएं लगी जो पॉलिटिकल। हाँ, कांग्रेस के कार्यकर्ता, पत्रकार कहाँ बचे, उनकी हत्याएं हुई, उसको जेल में ठूसा गया। कोई यदि सरकार के खिलाफ लिख दे तो तुरंत उसको नक्सली समर्थक बता के उसको जेल में डाल देते थे। तो ये सारी चीज़ें हैं। कोई पत्रकार खुल के लिख नहीं पाता था, अपने विचार व्यक्त नहीं कर पाता था। इसलिए हमने वहाँ पत्रकार सुरक्षा कानून का निर्णय लिया है, ताकि दिन आपने अपने जी हमने घोषणा किया, उस कमेटी बनाएंगे, उसकी पूरी अध्ययन करके आप लोगों की सहायता लेंगे और किस प्रकार से उनको सुरक्षा दी जा सके तो हम उसको करेंगे। मतलब देश में पहला राज्य होगा जो इस प्रकार से काम करेगा। एक विडंबना ये छत्तीसगढ़ की रही है कि ये इतना समृद्ध राज्य है, जल, जंगल, ज़मीन, खदानें, इस्पात की बड़ी फैक्ट्रियाँ, सब कुछ वहाँ पर हैं, लेकिन फिर भी इस राज्य को इतना दबा के कैसे रखा गया और इसको आप किस तरह से मुक्त करके और ऊपर उठाने? देखिए, जो नैसर्गिक हमारे संसाधन हैं उसका दोहन तो हो रहा है, लेकिन वितरण वो नहीं ठीक से नहीं हो पा रहा है। कुछ लोगों के हाथ में सारी संपत्ति जा रहा है और जो लोग उस ज़मीन में हजारों साल से बसे हैं उसको एक झटके में उखाड़ दिया जाता है और जो लाभ उनको मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है, क्षेत्र को मिलता तो है। वो उनको मिल पा रहा है। तो ये जो वितरण है, जो राहुल जी ये कहते हैं कि इस संपत्ति का समानुपातिक वितरण होना चाहिए, उसका लाभ सबको मिलना चाहिए जी। हम पूरा ये हमारे प्रयास है कि उन लोगों को जो इससे प्रभावित हो रहे हैं उनको पूरा लाभ मिले। वनों की उपज और वनों के कटान को रोकने के लिए कुछ खास योजनाएं आपकी हैं? पिछली सरकार ने यूपीए सरकार ने लघु वन उपज की जो दरें तय की थी जी, और उसको एनडीए सरकार ने 9 से 53% तक कम कर दिया था। अच्छा, उन्होंने इतना कम कर दिया, 9 से लेकर 53%। 4 चिरौंजी, हर्रा, बहरा, जी, लाख, जिसपे ये ट्राइबल जिंदा रहता है। हाँ, तेंदुपत्ता, आपके साल बीज, ये सब चीज़ें उसकी मतलब कीमतों में 9 से 53% अलग अलग चीज़ों की कीमत कम कर घटाएंगे। तो वो हम पिछले समय तो यही स्थिति थी, आदिवासी कभी महुआ को फेंकते नहीं, इस सरकार पिछली सरकार की नीति कारण से उसको सड़कों में फेंक दिए थे। ये हालत, यही स्थिति बनी थी। तो उसको
उन आदिवासियों को हमको उनके लघु वनोपज है उसके मूल्य भी दिलाना, उसको सुरक्षा भी प्रदान करना और साथ ही वहाँ रोजगार पैदा करना। अच्छा, किसानों की दृष्टि से एक ज़माने में धान का कटोरा माने जाने वाला एक क्षेत्र किसानों की दुर्दशा का एक नज़ारा पेश कर रहा है। इसको सुधारने के लिए और ख़ासकर जल मुहैया कराने के लिए आपने क्या सोचा? देखिए, राहुल जी ने पूरे राष्ट्रीय स्तर पर जो बात कही कि जब कुछ उद्योगपति की आप 3.5 लाख करोड़ रुपये माफ़ कर सकते हैं तो हिंदुस्तान के किसानों को ऋण माफ़ क्यों नहीं कर सकते। और इन 3 राज्यों में जहां कांग्रेस सरकार आई, राहुल जी के कथन अनुसार 10 दिन में ये सरकार ऋण माफ़ करेगी। तीनों राज्यों ने ऋण माफ़ की घोषणा कर दी, लेकिन ये स्थायी हल नहीं है। जी जी जी, ये फौरी तौर पर निश्चित रूप से उसको मदद मिलेगी। एक बड़ा हल्ला है, एक बड़ा हल्ला है। आप लोगों ने जब ये कदम उठाया और कर्जा माफ़ी का किसानों के, उसके बाद एक बड़ा शोर हुआ कि ये तो कोई समस्या का हल नहीं और ये इसमें कोई मदद नहीं। ये इसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, ये कदम सही है, ये आप मानते हैं सही कदम है और आपने उठाया तो इससे किसान को लाभ होगा कि नहीं? जो किसान कर्ज के बोझ तले दबे हैं उसे पहले हटाना पड़ेगा, वो हटाने का काम कर दिया। अब छत्तीसगढ़ की सरकार ने जो फैसला किया कि धान, जो स्वामीनाथन की कमेटी की रिपोर्ट है कि जो लागत मूल्य है उसे 1.5 गुना उसका समर्थन मूल्य होना चाहिए। हमारा छत्तीसगढ़ राज्य है जिन्होंने पहले दिन ही, मतलब राहुल जी तो वहाँ से प्लेन से उड़े हैं, दिल्ली लैंड भी नहीं कर पाया और हम लोगों ने फैसला किया ऋण माफी के साथ साथ उसे 2500 रुपये क्विंटल में धान खरीदी करेंगे, जो 1750 और उसके बाद प्रोत्साहन राशि मिला के हम 2500 रुपये खरीदने का फैसला किया। और उसके बाद इससे राहत मिली किसान को राहत मिलना ही है। अब वो पैसे आगे फरवरी में बजट में शामिल करके उसको देंगे, उनके खातों में जमा करेंगे, उनका धान भी हम खरीद रहे हैं। तीसरी जो बात है कि स्थायी रूप से जो ग्रामीण क्षेत्र की अर्थव्यवस्था सुधरे, हमने इस चुनाव में एक नारा दिया था, छत्तीसगढ़ की 4 चिन्हारी, नरवा गरवा घुरवा बारी, ये आपका नारा था। एला बचाना है संगवारी, मतलब इसको बचाएं। जो नाला मतलब सिंचाई, नालों को पुनर्जीवित करें, नाले के पानी को हम खेत की तरफ मोड़ें, किसानों का भी पानी दे दीजिए, लाखों लोग रोजगार किसान दे, सबसे बड़ी राहत तो वही होगी। दूसरा, जो मवेशी है, आज पूरे देश भर में मवेशी समस्या के रूप में सामने आया है, हमारे छत्तीसगढ़ में तो है जी जी, और देशों में प्रदेशों पहले ये जो मवेशी है वो किसानों के अर्थव्यवस्था का आधार होता था, मजबूत स्तंभ होता था, आज वो बोझ बन चुका है। कोई आदमी अपने घर में अब मवेशी रखना नहीं चाहता जी, क्योंकि सूख जाए तो फिर क्या करें, तो क्योंकि खर्चीला बहुत हो गया, तो हम चारा की व्यवस्था करेंगे। अच्छा, चारा सरकार की ओर से चारा की व्यवस्था करेंगे, उसे घेरे में रखेंगे, उसे पानी चारा की व्यवस्था करेंगे, नस्ल सुधार करेंगे, और वहीं से जब गोबर हमारा इकट्ठा होगा तो जैविक खाद भी हम करेंगे, वो किसानों के खेत तक पहुंचाने का काम हम करेंगे ताकि कृषि लागत कम हो। जैविक खाद जाएगा तो जमीन की उर्वरा शक्ति बढ़ेगी। और आज जो जिन बीमारियों से जूझ रहे हैं, जिसमें रासायनिक खाद और दवाई कारण से, तो जैविक खाद से होगा तो वो बीमारियां भी नहीं होगी। और खासकर दिल्ली, जिसमें सुप्रीम कोर्ट भी बहुत चिंतित है, यहाँ प्रदूषण के कारण से जो फसल कटाई के बाद जो वहीं जला देते हैं, पराली जलाते हैं, तो हम वो पराली है उसको हम लोग पैरा बोलते हैं छत्तीसगढ़ में, उसको इकट्ठा करेंगे, कुट्टी काटेंगे, मवेशी खिलाएंगे। तो वो जो बात, ये यानी जो उनकी मूल्य समस्याएं थी किसानों की और जो गरीबों की, पानी, मवेशी और चारा, ये सारी चीज़ों का इंतजाम करने का नारा भी दिया था और अब आप उसको लागू करना है। एक वर्ग और बचता है स्त्रियों का, और ज़्यादातर स्त्रियां कृषि में ही कार्यरत हैं, चाहे हाशिए के किसान हों या खेतीहर मजदूर हों। और जब भी किसानों की बात होती है तो महिलाओं को किसान मान के नहीं चला जाता है, जबकि सबसे अधिक तादाद में महिलाएं किसानी से जुड़ी हुई हैं। तो उसके बाबत आपने कुछ सोच विचार किया है या उसकी बाबत कोई विशेष दृष्टि से आप काम करने का? देखिए, हमारे यहाँ महिलाएं हमारे यहाँ बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती हैं जी। दूसरा, जो इस योजना में आप देखेंगे, जो दूध जो इकट्ठा करना है, उसे दूध, दही, पशुपालन से
तो वो इसीलिए महिलाओं के यहाँ हिंदुस्तान में तोहिता भी कहा जाता है। उसका कारण यही है। तो वो जब उनके हाथ में जाएगा तो सबसे पहली बात है कुपोषण दूर होगा और उसके हाथ में पैसा भी आएगा। इस योजना में ये भी है। और दूसरा, मनरेगा में बढ़ चढ़ हिस्सा लेती हैं, हमारे यहाँ जनप्रतिनिधि भी हैं, काम भी कर रही हैं। उनके अर्थ स्वावलंबन के लिए, महिलाओं के स्वावलंबन के लिए हमारे पास घोषणा पत्र में बहुत सारी योजनाएं हैं। क्योंकि यहाँ तो बहुत कहा जाता है हम सशक्तिकरण करेंगे, सशक्तिकरण किया नहीं जाता है। जो कमज़ोर व्यक्ति है आप उसको सहारा दीजिए, वो अपने खुद सशक्तिकरण कर लेगी। तो जैसे ज़मीन में पट्टेदारी में उसका हिस्सा ये हो, हाँ, हमारे यहाँ तो बल्कि जैसे महिलाओं के नाम से रजिस्ट्री होती है तो उसमें 2% कम उसमें रजिस्ट्री फीस लगती है। महिलाओं को लगातार हमारे यहाँ, मतलब उसमें जब राजीव जी प्रधानमंत्री थे, जो आरक्षण उन्होंने दिया उसके कारण से बड़ा परिवर्तन पंचायती राज में आया और महिलाएं बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती हैं। तो अब हमको उसको जो स्व सहायता समूह वगैरह जितने भी हैं उसमें बहुत सारी हमारी योजना है जिसमें महिलाओं को सशक्तिकरण हम लोग करेंगे और उसका लाभ मिलेगा। एक अभी आपने जिक्र किया मनरेगा का। मनरेगा स्कीम यूपीए की वो स्कीम थी जिसने गरीब को, खासतौर से किसानों को और गाँव के लोगों को, महिलाओं को बहुत बड़ी राहत दी थी। मगर इस स्कीम को भारतीय जनता पार्टी सरकार जब से केंद्र में आई और राज्यों में भी इसका बिल्कुल तुष्टिकरण किया गया और इसको बिल्कुल तकरीबन नहीं के बराबर स्थिति में, इसको आपका रिवाइव करने का प्लान है नहीं है, क्या इस सिलसिले में करना चाहिए? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तो लोकसभा में कहा ये कांग्रेस के असफलता के स्मारक है। जी, आप चुनाव में आने से पहले हाँ, उन्होंने जो नहीं लोकसभा में उन्होंने लोकसभा में बोले और इसको ख़त्म नहीं करूँगा। हालांकि कहते कुछ हैं और करते कुछ और हैं। और हमारे छत्तीसगढ़ में स्थिति ये है कि मनरेगा की मजदूरी का भुगतान अभी तक नहीं हुआ है मजदूरों को। ये किया ज़्यादातर प्रदेशों से ऐसे समाचार आ रहे हैं कि अब ये मनरेगा को कृषि कार्य से हमको जोड़ना है। जी। तो जो किसान यदि कृषि कार्य से जोड़ेंगे तो कृषकों को, जो छोटे किसान हैं, उसको आर्थिक लाभ भी होगा, उसका जो कृषि लागत कम भी होगा और मजदूरों को हमेशा काम भी मिलता रहेगा। जी, तो इसको मनरेगा को कृषि कार्य से जोड़ने का आवश्यकता है। वही सब समय आ चुका है। एक चीज़ मैं पूछना चाह रहा था छत्तीसगढ़ के बारे में। छत्तीसगढ़ के बाहर जब भी बात होती है तो ये बात होती है कि वो तो नक्सल प्रभावित राज्य है और बहुत बड़ी समस्या है और वहाँ जाना ठीक नहीं है, ख़तरा है और ये है वो है। इस संबंध में आपका क्या विचार? इस समस्या को हल करने की आवश्यकता है, आपको क्या लगता है और आपका इस सिलसिले में क्या रोल रहेगा? किस तरह से आप इसको डील करने की बात सोचते हैं? देखिए, हम लोग तो गांधीवादी हैं, गांधी के विचार से जुड़े हुए हैं, शांति के रास्ते पे चलने वाले हैं। बंदूक से नोक से किसी समस्या का निदान नहीं किया जा सकता, पहली बात। और 15 साल से रमन सिंह जी ने ये चला के देख लिया। 3 ब्लॉक से बढ़ के वो 15 जिला पहुँच गया। केवल 3 ब्लॉक में ही समस्या थी पहले, अब 15 जिले में पहुँच गया। दूसरा ये कि जम्मू कश्मीर के बाद सबसे ज़्यादा पैरामिलिट्री फोर्स कहीं है तो हमारे छत्तीसगढ़ और बस्तर ये दुखद है, बहुत दुखद। इतने फोर्स लगे हुए हैं, उसके बाद अंत नहीं हुआ समस्या का। दूसरा एक रास्ता है कि भाई जो पीड़ित पक्ष हैं, जो प्रभावित हैं, वहाँ आदिवासी हैं, वहाँ गैर आदिवासी, पिछड़े वर्ग के लोग रह रहे हैं, गरीब लोग रह रहे हैं, किसान वहाँ रह रहे हैं, उनसे क्यों नहीं बात करते? बातचीत होनी चाहिए, संवाद होना चाहिए। हम नक्सलियों से बात करने की बात नहीं कर रहे हैं, नहीं, लेकिन जो जनता पीड़ित हैं उनसे बात करें, वहाँ जो पत्रकार रह रहे हैं उनसे बात करें, वहाँ जो बुद्धिजीवी हैं उनसे बात करें, व्यापारी से बात करें, जो NGO उनसे बात करें, विभिन्न जाति के जो प्रमुख हैं उनसे बात करें। तो आखिर जो जूझ रहे हैं वही सबसे अच्छा समस्या का निदान बता सकता है। तो हम पहले उनसे बात करें। यानी गोली पे जोर कम और संवाद पे जोर ज़्यादा। अभी हाँ, लेकिन अभी जो व्यवस्था चल रही है उसको एकदम से हम खत्म नहीं करेंगे। वो व्यवस्था चलेगी, जब तक चलेगी, जब तक कि हम विचार विमर्श करके कोई रणनीति नहीं बना लेते, और रणनीति बनने के बाद फिर जब कदम उठाना शुरू करेंगे तब ये स्थिति हम दूसरे जब कार्यक्रम बना लेंगे तो दूसरा कार्यक्रम हम लागू करेंगे, ये जो है उसको कम करते जाएंगे। और इस स्थिति का जो दूसरा पहलू है जो पुलिस की स्थिति से जुड़ा हुआ है,
अधिकतर राज्यों में हम देखते हैं कि पुलिस की स्थिति भी काफ़ी दयनीय है। पुराने शस्त्रास्त्र हैं, ढीला ढाला हिसाब किताब है, उनकी कॉलोनियों की रहने की अच्छी व्यवस्था नहीं है। तो पुलिस सुधार की दृष्टि में भी वो भी हमारे घोषणा पत्र में है और हम लोग बहुत जल्दी घोषणा पत्र में है उसके सुधार की व्यवस्था, उसकी वीकली आप उनको छुट्टी मिलना चाहिए, एक दिन तो परिवार के साथ वो रहे कम से कम। तो उनके जो सुधार के, जैसे केरल में उन्होंने एक व्यवस्था ये की है कि अपने घर से बहुत दूर पोस्टिंग नहीं हो, ताकि मोबिलाइजेशन भी आसान हो और मनोबल भी बना रहे। कुछ इस तरह की चीज़ें भी आप लोग सोच रहे हैं? वो जब वो कमेटी बनेगी जी तो उसमें सारे बिंदुओं पे विचार करेंगे। विभिन्न राज्यों में कमेटी आपने बनाने की अभी सोच लिया है, अभी इसका एक सप्ताह बना हुआ है। नहीं, अब हम करेंगे, हमारे घोषणा पत्र में है, आपकी घोषणा बिल्कुल करेंगे। आप एक चैलेंज कांग्रेस के लिए और देश के लिए, मैं समझता हूँ कि पूरे देश के स्तर के ऊपर चैलेंज है 2019 के लोकसभा चुनाव का। आप वहाँ मुख्यमंत्री हैं, पार्टी के अध्यक्ष रहे, 5 साल अभी भी आप पार्टी लीड कर रहे हैं, तो इस सिलसिले में आप छत्तीसगढ़ का योगदान क्या रहेगा? अभी 2018 के चुनाव में हम लोग 3/4 सीट जीते जी। और अब जो 2019 का चुनाव है, राहुल जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए हमारे छत्तीसगढ़ से 100% योगदान रहेगा। 100%। 11 में से उम्मीद है कि 11 में से 11 जीतने की हमारी कोशिश होगी। चलिए, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, एक बार फिर से बहुत बधाई, और उम्मीद करते हैं कि आप जिस राह पर निकले हैं उस पर अनिर्बाध रूप से बढ़ते चले। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद।